मॉर्निंग एवरीवन। इट इज़ चैप्टर द फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। तो इस चैप्टर में हमें फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ना है कि फ्रांस में किस तरीके से रेवोल्यूशन हुआ और क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे। तो देखिए, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहाँ का जो राजा था वह मोनार्ची सिस्टम था। मोनार्ची सिस्टम का मतलब होता है राजतंत्र, मतलब राजा का शासन। और वहाँ का जो राजा था, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहाँ के जो राजा थे वो थे लुईस 16। तो ये जो राजा थे लुईस 16, वो एक तानाशाही राजा थे। तानाशाही का मतलब जो सिर्फ अपनी ही बात सुनते थे और किसी से सलाह मशवरा करके काम नहीं करते थे। वो केवल अपनी ही बात लोगों से मनवाते थे, किसी और से सलाह नहीं करते थे या जनता के बारे में सोचना उनका काम नहीं था। और उनकी जो रानी थी, लुईस 16 की जो रानी थी, राजा की रानी तो होगी ना, तो जो रानी थी वो भी बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ स्टाइल को फॉलो करती थी। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों को वो यूज़ करती थी। जैसे समझ लीजिए वो दिया जलाती है। पहले लाइट्स तो नहीं हुआ करती थी ना, तो वो लोग क्या करते थे, दिए जलाते थे, रोशनी के लिए दिए जलाते थे। वो जो भी दिए जलाते थे वो सोने के होते। कैसे होते? सोने के होते। और उनकी आदत थी कि वो एक बार जो दिया जला लेती थी उसको दोबारा नहीं जलाती। तो सोचो, और फिर जो ये सोने के दिए हैं वो उनके जो दासियाँ होती थी, उनके अंडर में जो काम करते थे, उन्हें दे दिए जाते थे। एक बार से ज़्यादा दिया नहीं जलाती। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो कपड़े भी पहनती थी। मतलब टोटली उनकी लाइफ स्टाइल जो थी वो बहुत ज़्यादा लग्जरी थी। और इन सब चीज़ों का जो खर्चा है वो किसको उठाना पड़ता था? वहाँ की जनता को उठाना पड़ता। ऑब्वियसली वो लोग उनसे टैक्सेस इम्पोज करते, हाई टैक्सेस इम्पोज करते और उनसे लेते। तो उनकी रानी भी, और उनका रानी का जो व्यवहार था लोगों के प्रति, आम जनता के प्रति, वो भी अप टू द मार्क नहीं था। मतलब अच्छा व्यवहार लोगों के साथ नहीं करती थी, अपने से नीचा समझती थी। मतलब एक घृणा की दृष्टि कहते हैं ना जिसको, हेटेड, शी हेटेड एवरीवन, है ना। मतलब जो भी छोटे लोग हैं उनसे वो हेट करती थी, नफरत करती थी, घृणा करती थी। तो इस तरीके से थे। और राजा भी थे जो बहुत ज़्यादा यूँ विलासिता वाला जीवन, जिसको कहते हैं लग्जरी लाइफ स्टाइल, राजा भी इसी तरह का जीवन यापन करते थे। और सबसे बड़ी बात, फ्रांस रेवोल्यूशन के टाइम में क्या हुआ कि इसका जो हम आर्थिक कारण, इकोनॉमिक रीज़न कहेंगे, तो जो लुईस 16 का राजकोष था, जो उनका राजकोष कहते हैं ना जिनको, राजा का कोष, जिसमें वो अपना धन रखते हैं, वो ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो गया था। अब एक तरफ तो लग्जरी जीवन जी रहे हैं और ऊपर से राजकोष जो है वो भी आपका फिनिश हो चुका है। तो क्या करेगा? जनता से टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोज करेगा, हर चीज़ पे टैक्स लगाएगा, जनता परेशान ही होगी ना, है ना। तो ये हुआ क्यों? ऐसा क्या था कि राजकोष खाली हो गया? तो वॉर हुई थी। क्या हुई थी? लड़ाइयाँ हुई थी। लड़ाइयाँ अमेरिका दूसरी कंट्रीज़ के साथ जब लड़ाइयाँ हुई तो कंटिन्यू वॉर चला। वॉर के चलते चलते जितना भी राजकोष था उन लड़ाइयों के अंदर, वॉर के अंदर ख़त्म हो गया। अब एक तरफ तो लाइफ स्टाइल लग्जरी है और एक तरफ राजकोष खाली है। तो क्या करेंगे? जनता से ज़्यादा पैसा इम्पोज करके लेंगे। वो तो टैक्सेस इम्पोज करेंगे और उनसे ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही कुछ लुईस 16 ने भी किया, ठीक है। और जो फ्रांस का समाज था, सोसाइटी थी, वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे, जो पादरी वगैरह ये जो होते हैं वो सारे। सेकंड स्टेट में आपके ये जितने भी क्लर्जी थे, और उसके बाद में ये पादरी वगैरह नहीं होते, चर्चों में जो होते हैं वो सारे थे। और तीसरे स्टेट में जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और वो सारे आ गए। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, वो सारे आ गए। अब क्या होता था कि इसकी तो 2 कैटेगरी थी, फर्स्ट और सेकंड। वो तो क्या करती थी? टैक्स लेती थी, क्योंकि फर्स्ट में तो आ गए आपके राजा वगैरह, जमींदार वगैरह, भाई जितने भी आपके, फर्स्ट कर्जी था उसके अंदर वो आ गए सारे पादरी और जो चर्च के होते। और दूसरे में आपके जमींदार नहीं होते थे बड़े बड़े, वो आ गए। और तीसरे स्टेट में आपके वो सारे बिजनेसमैन आ गए। अब ये जो 2 शुरू के स्टेट्स थे ना, जो पादरी वगैरह है और दूसरा है आपका ये जमींदार वगैरह, ये दोनों ही टैक्स इम्पोज करते। अब देता कौन? बेचारा थर्ड स्टेट। मतलब सारा भार किस पर आ गया? थर्ड स्टेट पर आ गया। और ये जो 2 शुरू के स्टेट थे बड़े बड़े, क्लर्जी और ये जमींदार वाला,
ठीक है, तो ये दोनों टैक्स इम्पोज करते और इनको छोटा समझते थे, बहुत ही हाई मतलब टैक्सेस उनसे इम्पोज किया जाता, हर छोटी बात पे उनसे टैक्सेस लिए जाते। अब इधर क्या हो गया कि सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन था लोगों की लाइवलीहुड का वो था एग्रीकल्चर। बाकी का तो कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह तो तब हुआ नहीं करती थी कि हम कर लेंगे, तो वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था एग्रीकल्चर। अब सूखा पड़ गया, लेकिन वो तो टैक्सेस इम्पोज कर ही रहे, टैक्सेस वो तो टैक्सेस लेंगे, वो छूट देते ही नहीं थे। देखिए आप पिक्चर्स के अंदर आपको टैक्सेस देते हुए नजर आएंगे। तो आम जनता जब उनकी फसलें ही नहीं हुई हैं तो बेचारे टैक्स कहाँ से दें, लेकिन फिर भी उनसे क्या किया जाता था, टैक्स इम्पोज किए जाते थे, ज़बरदस्ती उनसे टैक्स लिया जाता था। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लोगों का जो आक्रोश है, गुस्सा है, वो फूटेगा कि नहीं फूटेगा कि भाई हमारे पास है भी कुछ नहीं और ऊपर से हमको नीची दृष्टि से भी देखा जाए, मतलब उनको एक सम्मानपूर्वक जीवन भी जीने का अधिकार नहीं था, कुछ बोलने का तो अधिकार था ही नहीं और सम्मान और नहीं मिलता था, है ना। कह दो ना कि भाई एक रिस्पेक्ट मिले, वो रिस्पेक्ट भी उनको नहीं मिलता था, न तो रानी से और ना राजा से और ना ही राजा के जो कर्मचारी थे उनके। अब हो ये रहा था कि राजा के जो कर्मचारी थे, क्योंकि वो एक बार दिया जलाती और उनमें बांट देती, तो धीरे धीरे राजकोष वॉर में खाली हुआ सो हुआ, और धीरे धीरे ये जो राजकोष था, ये सोना जो था, वो उनके दास दासियाँ जो थी वो अमीर होती गई। अब वो अमीर होती गई तो उन्होंने क्या किया, उनके नीचे जो लोग थे उन्होंने भी उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया जनता पर, क्योंकि उनके पास भी पैसा होने लग गया। रोज एक दिया मिले सोने का तो सोचो क्या हाल होगा कि नहीं होगा। तो अब इसमें फ्रांस रेवोल्यूशन में हम की क्रांति के हम 3 कारण मान सकते हैं। एक तो इकोनॉमिकली आर्थिक कारण मान सकते, एक पॉलिटिकली मान सकते, एक सोशली कारण मान सकते। अब पॉलिटिक कारण में तो आपको समझ में आता है कि वॉर वगैरह हो रहा, राजा है जो वो किसी की सुनता नहीं था, किसी को कुछ समझ नहीं रहा है, अपना ही शासन चला रहा है। और इनकी जो ये मीटिंग होती है, संसद की पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती थी, और इनकी पार्लियामेंट की मीटिंग्स भी बहुत टाइम से नहीं हुई थी। अब जब मीटिंग नहीं होती सब अपनी अपनी मर्जी की करने लगते हैं, है ना, तो पार्लियामेंट की मीटिंग भी बहुत टाइम से